अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम मौजूद हैं जुल्फ़िकार के साथ, जो कि स्पोर्ट्स मैनिक जो है इनका चैनल है, और हम स्पोर्ट्स के रिव्यू करते हैं, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स के। और मेरा नाम अम्मार है, और हम डिफरेंट किस्म की पॉडकास्ट करते हैं, सक्खर में, सक्खर से बाहर। तो आज ये हमारी सेकंड पॉडकास्ट है। सेकंड पॉडकास्ट के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम क्रिकेट के ऊपर ही बात करेंगे, और क्रिकेट में भी हम जैसे पर्टिकुलरली हम अपने बात कर लेते हैं अभी कैप्टन के ऊपर। हमारी कैप्टनसी कैसी है, हमारा क्या कहते हैं कप्तान जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक होने वाला है। और जुल्फ़िकार साहब जो है, मजीद जो है कुछ कहेंगे तो फिर अस्सलाम हम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। जी अम्मार, जैसे कि आपने कहा था कि आज हम क्रिकेट पे बात करते हैं, पर्टिकुलरली बाबर आजम पे आपने कहा था जी कि जी, हम बात बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। है। कैप्टन वो हमारे वाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन है। हम्म। रेड बॉल के कैप्टन नहीं है वो, हमारे रेड बॉल के शान मसूद कैप्टन है। चल और झूठा। रेड बॉल में अभी बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही थी। अभी जो बांग्लादेश सीरीज हुई है उससे पहले तक कुछ कंफर्म नहीं था कि हम्म। कौन कैप्टनसी करने वाला है। हम्म। शान मसूद को खुद कंफर्म नहीं था कि वो कैप्टन बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो खैर, काफ़ी इन सारी अनसर्टेनिटीज के बाद उन्हीं को कैप्टन बनाया गया। और जो एक हम्म। पीसीबी की ट्रेडमार्क रहा है कि वो किसी भी बंदे के साथ प्रोलॉन्ग नहीं करते अपने हम्म। डिसीजंस को, अपने उसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, एक स्टेडफास्ट नहीं रहते अपने डिसीजंस पे। तो वो चीज़ पर हर्ट करती है डाउन द लाइन आके क्रिकेट को। और उसी ने हर्ट किया कि शान मसूद, क्योंकि वो कंफर्म ही नहीं थे, कोई स्ट्रेटजाइज ही नहीं कर सके थे, तो शान मसूद ऑफ कलर नजर आए पूरी सीरीज में। शान मसूद वो शान मसूद नजर ही नहीं आए जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नजर आए थे कुछ टाइम पहले। खैर, शान मसूद को साइड रखते हुए बाबर आजम अच्छा, में बात शान करते मसूद का आज हैं। हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है। खैर हम बात करते हैं अपने कैप्टन के ऊपर। सबसे पहले जो है हम पूछना चाहेंगे जुल्फ़िकार से कि मतलब बाबर आजम का जो है वो क्रिकेट में एकदम इतना फेमस कैसे हो गए, इतने मशहूर कैसे हो गए, वो उसका क्या रीज़न था? अभी मजा मतलब आएगा ना शान भिड़ो। हमारे जो मसूद का कैप्टन है, मतलब क्या उनका वो मॉडलिंग वगैरह की वजह से फेमस हो गए हैं, या किस वजह से फेमस हुए, या उनकी नहीं, बैटिंग इतने लाइन अच्छे थी? हैं नहीं वो, मॉडलिंग की वजह से वो फेमस हो जाएं। मतलब ही इज़ नॉट शाहिद अफरीदी। ठीक है। शाहिद अफरीदी के लिए रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, वर्जिन डजंट क्या क्या शेयर वर्जिनिटी एज मच एज शाहिद अफरीदी एज कैप्टन हैज कैप्शन ऑन हिज सेंचुरी। तो वो एक सेंचुरी को जैसे उन्होंने प्रोलॉन्ग किया था, एक फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई थी, उसके बेस पे उन्होंने पूरा करियर अपना प्रोलॉन्ग किया। और उस सेंचुरी के अलावा कोई उनके पास एज सच वो है नहीं दिखाने के लिए कि मैंने हम्म। क्या किया है पूरे करियर में। अ, तो खैर, उसी तरीके से बाबर आजम जो हैं उनके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। बाबर आजम जो है वो कोई इतने कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है नहीं। ठीक है। जिस तरह की पर्सनालिटी है इमरान खान की, जिस तरह की पर्सनालिटी है शाहिद अफरीदी की, जिस तरह की पर्सनालिटी है वसीम अकरम की, कि उनकी पर्सनालिटी जो है इट बिगेट्स अटेंशन। ठीक है। वो वाली चीज़ नहीं है बाबर आजम में। ऑलराइट। तो बाबर आजम फिर इतने फेमस कैसे हुए? बाबर आजम के फेम की कहानी स्टार्ट होती है 2014 से, जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लोकली। फिर 2015 में जब उन्होंने 3 सेंचुरीज मारी साउथ अफ्रीका, विजिटिंग साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लोकल मैचेस में। उसके बाद से जो है उनको जो है बहुत फेम मिला, और 2016 में उनको कॉल अप मिली। मैं एक करना चाहूँगा। 2000 मेरे ख्याल से 2014 में या 13 में या अंडर 19 टीम में थे बाबर आजम। हाँ, वो वहाँ पे भी थे। अंडर 19 टीम का मैं इतना जिक्र इसलिए नहीं करता। देखें, अंडर 19 टीम से कई प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आते हैं, हम्म। वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हम्म। अंडर 19 एक अलग बॉल गेम है। उसके बाद जो सीनियर लेवल होता है स्पोर्ट्स का, वो एक अलग बॉल गेम होती है। ठीक है। उसमें सिर्फ स्किल्स की बात नहीं होती, हम्म। उसमें बात होती है आपके टेम्परामेंट की, उसमें बात होती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। ठीक है। तो वो अलग बॉल गेम्स होती हैं।
मैं जनरली उसको इतना नहीं कहता। आपने बात की थी कि वो ऊपर कैसे आए इतना, तो जी मैं जी उसी एग्जैक्टली, उसी मतलब पे आई आ थिंक रहा था 2015-16 कि में। नहीं, इससे एक्चुअली इसका ताल्लुक है नहीं, इससे ताल्लुक है पाकिस्तान की सदियों पुरानी रवायत का। और वो रिवायत है हमारी करप्शन, और वो रिवायत है हमारा नेपोटिज्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर आजम किससे रिलेटेड है। मैं इस पर जो है आने वाला था, बट बाबर आजम जो है वो कामरान अकमल से रिलेटेड है। बाबर आजम कामरान अकमल, उमर अकमल वालों के फर्स्ट कजन है। ठीक है, और एक स्टोरी जो उनके अगेंस्ट, सॉरी उनके अगेंस्ट कह रहा हूँ, उनके अराउंड बुनी गई थी कि बाबर आजम कितने गरीब इंसान था, इतना ये था, इतना वो था। कोई इस तरह की कहानी नहीं है, बाबर आजम कभी गरीब नहीं था। ठीक है, अभी आपने सुना होगा लास्ट वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने 22 में, तो बाबर आजम के फादर ने उसको फरारी गिफ्ट की थी, पता नहीं कोई कोई स्पोर्ट्स कार कोई गिफ्ट की स्पोर्ट्स थी। कार थी ठीक है, वो। मुझे याद नहीं कौन सी स्पोर्ट्स कार थी। तो कौन सा गरीब इंसान जो है वो अपने बेटे को एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर सकता है, वो भी जो कि अपने बेटे के पैसों से, मतलब इतना अगर अगर आगे आया हो, उसके बेटे ने कमाए हों पैसे, सिर्फ उसके अपने ना हो, तो ही वॉज नेवर पुअर गाय ना वो एक। लेकिन वो एक हमारा एक अजीब रोमांटिसिज्म है गुर्बत से। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। कि गरीब एक किसी को अजीब हो, प्यार है हाँ हमारा। एक अजीब रोमांटिसिज्म है हमारा कि गरीब होना जो है ना वो बस एक वो हो जाता है कि देखो ये कितना गरीब था, उसने क्या कमाल कर दिया। ठीक है, तो वो उसको उस नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए वो उनके अगेंस्ट करी गई। दूसरी चीज़ जो थी वो थी सोशल मीडिया का लेवरेज। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा लेवरेज किया बाबर आजम की टीम ने। आप ये देखें कि उनके खिलाफ कितने केसेस हुए हैं। रिगार्डिंग। ठीक है, कभी वो कन्विक्ट नहीं हुए। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताऊं, केस से याद आया मुझे कि आपको फेमस फियास्को याद होगा जिसमें मोहम्मद आमिर और सलमान बट और मोहम्मद उनके अहमद, साथ सलमान मोहम्मद बट, आसिफ, जो हमारे मोहम्मद 3 आसिफ। बेस्ट प्लेयर्स थे उस टाइम के, उनको सजाएं मिली थी इंग्लैंड में। तो उसमें आप शायद अब याद ना हो या मालूम ना हो, उसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर थे करप्शन के उस वक्त, इन सबसे ज़्यादा जिनके नाम सबसे पहले ब्रिटिश पुलिस ने लिए थे, वो कौन थे? वो थे वहाब रियाज और कामरान अकमल। लेकिन उनको लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने यूं निकाल दिया जैसे आप बाल निकाल देते हैं मक्खन में से, यूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, इतने स्विफ्टली उनको निकाल दिया कि उनका नाम ही सारा हट गया। मदर अरशद ने जो सबसे पहले नाम लिए थे, मदर अरशद ने नाम ही जो है वहाब रियाज का लिया था और कामरान अकमल का लिया था। आमिर से इंट्रोड्यूस कराने वाले मदर अरशद को वहाब रियाज और कामरान अकमल थे। तो मैं इस पे इसलिए आया कि आप देखें ये इतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी जब वो इतनी पावरफुल फैमिली है तो वो कैसे ऊपर नहीं आएंगे? वो तो कुछ भी नहीं करते, वो ऊपर आ जाते। अब वो तो एक अच्छे बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे बैट्समैन नहीं है। देखिए बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जो अनफेयर चीज़ लगती है पाकिस्तानियों की वो ये लगता है कि पाकिस्तान में आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का बैन चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक कोल्ड है, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मुख्तलिफ। सॉफ्ट ड्रिंक्स का बैन चल रहा है, वो बैन सही है गलत है उस बहस में जाए बगैर हम ये बात कर लेते हैं कि उसमें हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनका यूएसपी क्या है, वो किस चीज़ को अब ऊपर कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा टेस्ट अच्छा है, वो ये नहीं कह रहे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉन्ग है, वो ये नहीं कह रहे कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पीने से खुशी मिलती है, लाइक सम ऑफ द फेमस ब्रांड्स। बिल्कुल वो ऐसे, कह रहे हैं कि आप ले बिकॉज ये पाकिस्तानी है। बिकॉज पाकिस्तान जस्ट वन ठीक है, टाइम। तो बाबर आजम की जो सपोर्ट इसलिए होती है ना कि बिकॉज वो पाकिस्तानी है, तो आप उसको विराट कोहली से कंपेयर करें। मतलब विराट कोहली इज अ लेजेंड। ठीक है, पूरी क्रिकेट में एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो कि क्रिकेट खेल रहा हो और उसका नाम जो है लेजेंड्स ऑफ द गेम में जो है लिस्ट में आ जाए, लेजेंड्स ऑफ द गेम, सो है विराट कोहली के। मतलब वो करंट, मतलब ड्यूरिंग ठीक है, द वो जिसको खेल कहेंगे रहा आप। था बंदा तब से, उसका नाम पिछले 3 साल से लेजेंड्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते बाबर आजम को।
ठीक है, अच्छा बैट्समैन है, एवरेज बैट्समैन है, और एट टाइम्स बहुत सेल्फिश लगता है। मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि फॉर द सेम रीजन जिसकी वजह से मुझे सचिन तेंदुलकर नहीं पसंद आया कभी भी। मैंने हमेशा राहुल द्रविड़ को सचिन तेंदुलकर से हायर रेट किया क्योंकि वो अपनी टीम के लिए खेलता था और सचिन अपने लिए खेलता था। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें सचिन के अराउंड की, जैसे कि जो फर्स्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री कराई गई थी वो मैच इसलिए रखा गया कि सचिन जो है डबल सेंचुरी कर सके अपनी रिटायर होने से पहले। जो वर्ल्ड कप जितवाया गया उनको 2011 वाला, वो सिर्फ इसलिए जितवाया गया कि सचिन तेंदुलकर रिटायर होने से पहले एक वर्ल्ड कप नाम कर टैग हो जाए उनके कैरियर में। ठीक है, तो वो जो है इसलिए ना ये चीज़ें फिर मुझे इस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं आते। अच्छा, ये तो मतलब थी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो होंगी। परफॉर्मेंस तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि परफॉर्मेंस तो है उसकी, मैंने ये नहीं कहा कि वो एक बुरा बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, एवरेज बैट्समैन है और बहुत ही सेल्फिश बैट्समैन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस वक्त ये कैप्टन बने, या मतलब जिस वक्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी ये, उस वक्त क्या हमारे पास प्लेयर्स ऐसे नहीं थे कि जो बाबर आजम से बेहतर हो, या जो है किसी और को चांस सर नहीं जी मिला? बहुत थे, आपने चांस नहीं दिया उनको। अजहर अली को आपने 2 टूर्स के बाद हटा दिया कैप्टनसी से, क्यों? इतना कम कॉन्फिडेंस अजहर अली की कैप्टनसी में, जो कि मिसबाह उल्लाह की कैप्टनसी में खेलते रहे हैं, जो कि आपके ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन है, जिन्होंने टेस्ट मैच उठाई है। मतलब मिसबाह उल हक से बड़ा कोई नाम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसके लिए जेफ लॉसन ने कहा था कि ही इज द क्रिकेटिंग माइंड ऑफ द सेंचुरी, जिसके लिए आपके जो उस वक्त के कोच थे हमारे ऑस्ट्रेलियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका इस वक्त जल्दबाजी में, उन्होंने कहा था कि आई हैव नेवर सीन a Pakistani player who is so in terms with his cricket। ठीक है, जिसके लिए उस्मान समीउद्दीन ने लिखा था कि he is the most un-Pakistani captain of Pakistan। ठीक है, तो उसके अंडर में जो खेला था बंदा, जिस बंदे ने उसको ग्रूम किया था, उसको आपने 2 उसके बाद हटा दिया। अच्छा, बाबर आजम को भी लाने वाले मिसबाह उल हक ही थे, ठीक है, अपनी टीम में लाने वाले मिसबाह उल हक ही थे, उन्होंने ही उनको चांस दिया था टेस्ट मैचेस में। लेकिन बात यह है कि उन्होंने टेस्ट मैचेस में उनको चांस दिया था। बाबर आजम जो है वो एट बेस्ट जो है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे टेस्ट के। उन्होंने जो ये रन्स के अंबार बनाए हैं वो बनाए हैं एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस। आप अगर ये देखें, आप T20 में रन्स देखें, T20 में उनकी सिर्फ एक अवे सेंचुरी है, ठीक है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है वो एट सेंचुरियन। ठीक है, वो भी उस टूर में थी जिसमें जो है हमने तबाह कर दिया था साउथ अफ्रीका को वहाँ पे जाके। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अच्छा, परफॉर्मेंस, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ बीच बीच में से। असल में हम जितना डीपली जाते जाएंगे वो बहुत ज़्यादा डीपली होता जाएगा। हम परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, अगर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो मतलब कौन सी ऐसी टीमें रही हैं जिनके अगेंस्ट में उन्होंने सेंचुरी की है, 50s की है, या हाईएस्ट स्कोर किया है? उन्होंने हाईएस्ट स्कोर जो किया था 154 का, 196 का उनका हाई स्कोर है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में नहीं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओडीआई की हाई स्कोर जी, ओडीआई में 154 का स्कोर उन्होंने। देखिए, मैं जरा पहले टेस्ट पे आ जाता हूँ, वनडे पे बाद में आता हूँ। 186 थे, 196 का 196 स्कोर था। आपने घर में बुला के ऑस्ट्रेलिया को एक डेड ऑर्डर पिच पे जलील किया। ठीक है, सॉरी यार ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन था वो। देखिए, एक जलालत है कि आपकी पिच जो है कुछ मूव नहीं कर पा रही, और उस पिच पे, जिस पिच पे आप विकेट्स नहीं ले पा रहे, उस पे ऑपोजिशन आपके साथ जो है वो सामूहिक बलात्कार करके जा रही है। ठीक है, मतलब आप देखें, आप जिस पिच पे ऑपोजिशन को 500 रन बनाने दे रहे हैं वो आपकी होम ग्राउंड है। 560 प्लस रन किए ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग्स में। पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में 148 पे ऑल आउट हो गया फर्स्ट इनिंग में। ये मैं बात कर रहा हूँ उस मैच की जिस मैच में आपके बाबर आजम ने सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया है अपना करियर का। ठीक है, उस मैच वो इतनी डेड पिच थी कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, बॉल कुछ कर ही नहीं रहा था। मतलब वो एक ऐसी पिच थी कि अगर बैट्समैन खुद आके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारे तो कोई उसको आउट नहीं कर सकता। जिस तरीके से रावलपिंडी की पिच थी अभी, जहाँ पे आपने खुद को खुद आउट करवाते गए आप और आपने मैचेस हारे, सेम उसी तरीके से आप ही नहीं हो रहा था। 500 समथिंग प्लस रन उन्होंने किए थे। डेविड वार्नर ने 150 प्लस स्कोर किया था, सॉरी उस्मान ख्वाजा ने 150 प्लस स्कोर किया था। खैर,
तो उस मैच में जब सेकंड इनिंग आई पाकिस्तान की, अच्छा सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 90 कुछ स्कोर किए थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स आई, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स आते इसके साथ जो है बाबर आजम जो है उन्होंने रन के स्कोर अंबार खड़े कर दिए, ठीक है। टेस्ट मैच बचा लिया, चले एक तरीके से टेस्ट मैच बच गया। टेस्ट मैच वो ड्रॉ ही होने वाला था, उस टेस्ट मैच में कुछ बच ही नहीं गया था, कुछ रह ही नहीं गया था उस टेस्ट मैच में। देखें आपके 4 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे, सिर्फ एक दिन रहता था, उसमें भी 3.5 दिन गुजर चुके थे ऑलरेडी ना। तो एक 1.5 दिन रहता था, पिच ऐसी थी कि पिच कुछ कर ही नहीं रही थी। तो मतलब अगर आप खुद को, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप खुद को खुद आउट नहीं करो जबरदस्ती तो आपको कोई आउट नहीं कर सकता, ऐसी पिच ऐसा ही थी। वहां पर उन्होंने 196 स्कोर किया, 196 स्कोर करके वो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब उनका वो बैट एंड पैड लग के और स्लीप मिड ऑन पे कैच हुई थी, तो भाई पूरा क्राउड जो था वो खामोश था और मैं अकेला बंदा था जो चला रहा था। मैंने कहा था दिस इज जस्टिस, जस्टिस इज सर्व्ड, क्योंकि बाबर आजम नेवर डिजर्व दैट डबल सेंचुरी, ठीक है। वो नहीं डिजर्व करता था वो डबल सेंचुरी। जली ना, तेरी भी जली ना। कि आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की जो टेस्ट सेंचुरीज हैं, 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं बाबर आजम की, 7 टेस्ट सेंचुरीज जो हैं वो होम ग्राउंड्स पर हैं, अपने घर में अपने मोहल्ले में बुला के लोगों को जो है वो मारते रहते हैं। और जो 2 अवे सेंचुरीज हैं, एक सिर्फ मेरे ख्याल से गाबा में है या मेलबर्न में है, और एक जो है वो पालेकेले में है, श्रीलंका में, ठीक है। तो यार इस प्लेयर के साथ में क्या आपको, मतलब क्या कहूँ मैं उसके लिए। श्रीलंका भी वो श्रीलंका नहीं है जो अभी इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को नाकू चना चबा के आई है, वो श्रीलंका नहीं है ये श्रीलंका वो है जो तबाह बर्बाद हो चुकी थी हमारी तरह, जिसके संगकारा जो है वो जब मिसबा उलग ने रिटायर किया, वो एक रिटायरमेंट्स का सीजन चल रहा था, मिसबा उलग रिटायर हुए, यूनुस खान रिटायर हुए, उनके साथ साथ जो है उधर से संगकारा रिटायर हुए, उधर से महिला जयवर्धन रिटायर हुए, तो जो मलिंगा तो उनसे पहले रिटायर हुए थे खैर। तो मतलब ये सारे प्लेयर्स जो है, दिलहारा फर्नांडो रिटायर हुए, तो ये जो उनकी क्रीम थी श्रीलंका की, सारी की सारी क्रीम एक साथ रिटायर हो गई। उसके बाद पाकिस्तान उधर गया क्योंकि वो बिल्कुल कंपेटिटिव थे ही नहीं, सबसे हारते आ रहे थे, बांग्लादेश से हार के आ रहे थे, ठीक है। वो ऐसा दौर था श्रीलंका का कि जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी बनी। तो आप इमेजिन करो यार, अगर बांग्लादेश जैसी टीम के साथ आपकी राइवलरी बन रही है तो आप कहाँ खड़े हो ऑन क्रिकेट ग्राउंड्स, ठीक है। तो खैर उस लेवल की टीम के साथ उन्होंने वहां पे जाके सेंचुरी मारी थी, ठीक है, जो उनकी वाहिद एक वो थी अवे सेंचुरी, दूसरी सेकंड अवे सेंचुरी थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारी थी, लेकिन तब वो कैप्टन नहीं थे। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी तब वो कैप्टन नहीं थे, तब कैप्टन मिसबा, तब अजहर अली कैप्टन था, आई गेस अजहर अली कैप्टन था। अच्छा, थोड़ी सी पॉजिटिव अगर बात करें बाबर आजम की, पॉजिटिव थोड़ी सी अगर बहुत उनकी मुश्किल बैटिंग है। लाइन मैंने जो आपकी बातें की पॉजिटिव, पॉजिटिव मैं कहाँ से बात करूँ, आप स्ट्राइक रेट देख लें उसका 129 का स्ट्राइक रेट है या 128 का स्ट्राइक रेट है T20s के अंदर, T20s में, और 129 का है, 129 का स्ट्राइक रेट है T20s के अंदर, 82 का स्ट्राइक रेट है आपका वनडेज के अंदर। यार आप 1980s की क्रिकेट खेल रहे हो भाई, ये क्रिकेट नहीं खेली जाती। और ये सब उस वक्त है जब आप ओपनर हो, अगर आप मिडिल ऑर्डर में आ जाओ ना, तो एक 1 डाउन पे आ रहे हो, एक एंकर की आप वो परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो समझ में आती है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं मिसबा उलग के स्ट्राइक रेट पे, भाई आप उनके स्टैट्स तो देखो, जब वो बंदा आता था 4 आउट होते थे ऑलरेडी। वो मैच को ही जो इज है द प्लेयर जिसका रिकॉर्ड है, मिसबा उलग का रिकॉर्ड है कि ही इज द प्लेयर जो सबसे ज्यादा दफा आया है एंड नंबर 5 बैटिंग करने, जब टीम जो है 20 या 30 से पहले 4 विकेट वो सर्वाइवल में हो, आईसीयू में, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली होता ही बंदा सर्वाइवल मोड में था, वो बंदा खेलता ही, उसके जो बैटिंग पार्टनर्स होते थे वो होते ही टेल एंडर्स थे, प्रेशराइज टेल एंडर के साथ वो बंदा लेके चलता था पूरी मैच को, और जहां पाकिस्तान 100 के अंदर आउट होने वाला होता था, वहां से वो घसीट के पाकिस्तान को 200-250 की तरफ ले जाता था, ठीक है। उससे आप कंपेयर कर नहीं सकते बाबर आजम को। बाबर आजम ओपनर आते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ जाए कभी कभी तो 1 डाउन पे आ जाते हैं। आप बाबर आजम की अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, क्या स्ट्रेटेजी है यार उनकी,
अभी आप वर्ल्ड कप के लिए गए थे ना, जो टेस्ट मैच वर्ल्ड कप में जो आप टीम लेकर गए थे अपनी, वो स्क्वाड देख के ऐसे लग रहा था किसी टेस्ट सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया है हमने। स्ट्राइक रेट्स की वजह से नहीं, जो उसमें उन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था ना, उसकी बात कर रहा हूँ। 5 आप ओपनर बैट्समैन लेके जा रहे हो, आप T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, 5 ओपनिंग बैट्समैन लेके जा रहे हो, आप 5 से 6 ओपनिंग बैट्समैन कहाँ खिलाओगे मिडिल आप ऑर्डर उन्हें? है ही नहीं उसमें। मिडिल ऑर्डर आपका एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट। ऑलराउंडर आपके एब्सेंट हैं। T20 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स आपके टोटली एब्सेंट है, तो यार आप कैसे जीतोगे? पॉजिटिव पे कहाँ बात कर रहा हूँ उसकी। एक ही बात से मुझे समझ में आता है कि ठीक है, आपने उसको एक ब्रांड बना दिया है, पता नहीं क्यों बना दिया है, सेंसलेस है। बाबर आजम से मैं 300 टाइम्स हायर रैंक करूंगा इस वक्त रिजवान को। ठीक है, अभी चैंपियंस वनडे कप चल रहा है, उसमें रिजवान ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चैंपियंस वनडे कप काफी फालतू सा टूर्नामेंट है मेरे नजर में, वैनिटी प्रोजेक्ट है पीसीबी का एक, लेकिन फिर भी उसमें अभी जिस बंदे ने जो है वो समद अब्दुल समद जो प्लेयर है, उसका जिक्र ही नहीं है। आप क्रिक इन्फो पे उठा के देख लो, आप मीडिया पे उठा के देख लो, वो है ही नहीं। 65 प्लस स्कोर किया है उस बंदे ने। वो बंदा प्योर अपनी परफॉर्मेंस पे ऊपर आया है। फैसलाबाद से ताल्लुक है उसका, और आई गेस वो पीआईए की तरफ से खेल रहा है इस वक्त, नहीं सॉरी, पीआईए की तरफ से पहले खेलता था, सुई नजर की तरफ से अब खेल रहा है। शाहनवाज धानी उनके जो है वो हैं टीम मेट हैं सुई नजर में। तो उस बंदे का नाम ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, धानी का भी नाम आ गया मीडिया में कि उसने 2 विकेट्स ली, हालांकि उसने 9 और 10 बैट्समैन को आउट किया था। ठीक है, तो उसका भी नाम आ गया मीडिया में। लेकिन जिस बंदे ने आपको बूस्ट दिया एंड में, जहां आपकी टीम अगर वो नहीं होता तो आपकी टीम जो है वो 300 हार्डली करती, वहां 350 प्लस आप कर गए, 340 या 350 तक पहुंच गए आप, सिर्फ उसकी वजह से कि उन्होंने 62 रन बनाए इन 25 बॉल्स। उस बंदे का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नाम लेने से जो आपने बुत बनाए हुए हैं ना ऑलरेडी, वो बुत गिर जाएंगे। जो बुत आपने लाके खड़े किए हुए हैं ना नेशनल टीम के अंदर, वो बुत यूं बिखर जाएंगे। इफ्तिखार अहमद ने क्या किया उस सेम मैच के अंदर? इसी बंदे के साथ बैटिंग कर रहा था ना इफ्तिखार अहमद, क्या किया उसने? आई थिंक 39 बॉल पे 45 स्कोर किया उसने, समथिंग लाइक दैट। यार ये परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं आप। और फिर नेशनल लेवल पे तो ये लोग इफ्तिखार वगैरह वालों की तो परफॉर्मेंस और ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा, इनका क्या कहते हैं, बाबर आजम का जो कैरियर है उसमें जो है कोई तनाज़ात वगैरह, कुछ उनके हर्डल्स यार उनके जो वगैरह, तनाज़ात जो है ना, जो उन पे आए हैं, लेकिन वो इतने करियर हाईलाइट में नहीं हुए, इतने या highlight नहीं वो हुए। सारे आपके देखिए, डिस्पोज एक हो तो गए मैंने आपको या जैसे कि खत्म पहले हो गए? बताया कि उन पे केस चल रहा था एक कोर्ट में, अभी रेप का केस था उन पे। ठीक है, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा कि वो केस सही था गलत था, लेकिन एक ये कंट्रोवर्सी थी उनकी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोवर्सी आई थी उनकी कि वो 2-3 दफ़ा कंप्लाई नहीं कर सके थे अपना जो पीसीबी का फिटनेस वगैरह, नहीं, पीसीबी का जो एक होता है एंटी करप्शन कोड। एंटी ठीक है, कि करप्शन, अगर वो आपको कोई अप्रोच करता है तो आपको रिपोर्ट करना होता है। वो 1-2 दफ़ा फेल किया उन्होंने, प्लीड गिल्टी किया उन्होंने। फिर उन्होंने 1-2 दफ़ा मीडिया पे आके काफ़ी बेवकूफ़ाना से बयान दे दिए थे। ठीक है, वो था। उसके बाद फिटनेस का तो चलता ही रहता है, पाकिस्तान का चोरी दामन का साथ है। फिटनेस का हमारी फिटनेस कहाँ होती है यार? हमारी फिटनेस नहीं होती, हम फिटनेस देखते ही नहीं है। हम पीसीबी के जो हैं वो आर्मी के कैंप में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपनी हड्डियाँ तोड़वा के आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करें कि अगर हमारी टीम के प्लेयर्स एक आर्मी के कैंप में जा रहे हैं और उनकी फिटनेस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं, कैंप की फिटनेस लेवल की बात कर रहा हूँ यार, ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे उनको सोल्जर बनाने वाली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी वहाँ पे कि सुबह सुबह ठंडे पानी से उनको नहलाया जाए 5 बजे, नहीं, वो वाली नहीं थी। एक कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था। ट्रेनिंग कैंप था। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए समर कैंप होता है ना, समर कैंप्स होते थे, मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था। वैसे वाला जो है ना ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे आप हड्डियाँ तोड़वा के आ जाते हो अपनी। तो यार वहाँ आप फिर किस फिटनेस की बात करते हो आप? सॉरी, आपका एक लेग स्पिनर है, ठीक है, आपने उसको भी खराब कर दिया। मैं शादाब खान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शादाब खान, उसकी स्पिन खराब हो गई है बंदे की। ठीक है, जैसन गिलेस्पी यही सोच रहा है इस वक्त कि यार मैं क्या करूं इस टीम के साथ। जैसन गिलेस्पी सर पकड़ के बैठ गया होगा, अभी सोच रहा होगा कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, मैं जाऊं यहाँ से।
ठीक है, जिस तरीके की टीम दी है ना आपने जेसन गिलेस्पी को, वो ये सोच रहा होगा कि यार बाबर आजम के साथ मैं कैसे चल पाऊंगा। लेकिन एक बंदा जो बात नहीं सुनता अपने सीनियर्स की, उसके साथ क्या करेंगे आप? कोच की जो बात नहीं सुनता, स्ट्रेटेजाइजिंग। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फुटबॉल के कैप्टन और क्रिकेट के कैप्टन में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, फुटबॉल के कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑफ द फील्ड, फील्ड के बाहर। ठीक है, फील्ड के अंदर तो जो होती है, फील्ड के बाहर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर। ठीक है, और सेम गोज फॉर द कोच, जो फुटबॉल का कोच होता है उस पर भी सेम रूल। ठीक है, लेकिन क्रिकेट के अंदर जो कोच होता है ना, इस लेवल पे उसकी एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। वो आपके कैप्टन की हेल्प कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने में। ठीक है, स्ट्रेटजी बना के दे देगा कैप्टन को, लेकिन किस चीज़ की स्ट्रेटजी यार, कितनी देर लगती है स्ट्रेटजी बनाने में? आपने मूव्स नहीं डिस्कस करने, आपने नॉन वर्बल लैंग्वेज नहीं डिस्कस करनी फुटबॉल की तरह कि मैं इस क्यू का मतलब क्या होगा, मेरे इस क्यू का मतलब क्या होगा। मैं ये कहता हूँ तो तुम्हें राइट से रन लेना है, लेफ्ट से रन लेना है, लेफ्ट विंग से अटैक करेंगे। हमारे कोई अटैक्स जो हैं, उनकी फॉर्मेशंस जो हैं, उनको नाम नहीं देने आपने कोई। इस तरह का काम नहीं है आपका। ठीक है, सिंपल सा काम है आपका, वो भी आपसे नहीं होता। और कोच ने तो आपको गाइड करना है सिर्फ। ठीक है, कोच ने आपको जस्ट गाइड करना है, कोच ने आपको ट्रेन भी नहीं करना इस लेवल पे आके। कोच ट्रेनिंग देते हैं छोटे लेवल पे। ठीक है, जब वो जो है वो अंडर 19 के प्लेयर को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिखा रहे होते हैं यार बेसिक्स आपकी अगर कवर्ड नहीं है तो आप जो है ऊपर नहीं जा सकते। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ। आपने मैट्रिक पास नहीं की हुई, आप इंटर का एग्जाम देने नहीं जा सकते, दे ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। और जब आप इंटर में आ जाते हो मैट्रिक का एग्जाम देके, तो जो आपके फर्स्ट ईयर इंटर के जो आपके फर्स्ट ईयर और इंटर के जो आपके टीचर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप वो चीज़ें सीख के आए होगे। मुझे आपको इंटीग्रेशन पढ़ानी है इंटर की मैथमेटिक्स में, मुझे आपको फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ानी। फैक्टराइजेशन आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी। ऐसा ही है, हमने भी जो है क्लासेस में यही देखा है कि तो जब वो वही चीज होती है, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप पुराना पीछे का कवर करके आए हो। और वही चीज होती है अमार कि आप जब छोटे लेवल के क्रिकेट से ऊपर आते हो, तो कोचेज एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसी चीजें आपकी कवर्ड है। आपको पता है कि फीट किस तरह से मूव होना है आपके। ठीक है, आपको पता है कि अगर बॉल स्विंग हो रही है तो उसको आपको किस तरीके से कैटर करना है, आपको निगेट किस तरीके से करना है स्विंग को। आप अगर बॉल स्पिन हो रहा है तो उसके आपको बैकफुट पे जाके नहीं खेलना। आपने वही देखा किस तरीके से आउट हुए बाबर आजम इस सीरीज में। ऐसे ही वो स्पिन को जो है वो बैकफुट पे जाके खेल रहे थे स्पिनर के अगेंस्ट। ठीक है, मेहदी हसन मिराज के अगेंस्ट वो बैकफुट पे जाके लेग फोर हो जाते थे। ठीक है, बॉल थोड़ी सी स्विंग होती थी, इतनी वाइड बॉल को अवे फ्रॉम द बॉडी, नो फीट मूवमेंट, नो आईज आपकी फॉलो नहीं कर रही बॉल को। तो ये बेसिक चीजें हैं यार। ये जेसन गिलेस्पी थोड़ी आपको बताएगा कि यार बॉल आ रही है तो बॉल को जब तक आपके बैट के साथ कांटेक्ट ना हो तब तक आपको जो है बॉल को वॉच करना होता है क्रिकेट में। तो ये चीजें आपको नहीं बताएगा जेसन गिलेस्पी यार आके। अच्छा, एक उनका बहुत मशहूर जो है वो शॉट है, और बच्चे यंगस्टर वो बहुत ज्यादा उसको जो है वो कर रहे होते हैं कि ये कवर ड्राइव हमने इसकी तरह बाबर आजम जो है ना वो मैं ये बहुत फेमस हो गया है। ये सारा जो है ना मैं इल्जाम दूंगा माइकल वॉन को। ठीक है, और मेरे ख्याल से दूसरा कोई नासिर हुसैन को। नासिर हुसैन था, माइकल वॉन था आई गेस, जो कमेंटेटर थे जिन्होंने इंग्लैंड में ये चीज़ मशहूर कर दी थी कि बाबर आजम का जो कवर ड्राइव एक्सक्विजिट है और विराट कोहली से भी बेहतर है। देखें, अंग्रेज जो है ना, वेरी सॉरी टू से, उनकी जो डिवाइड करने की आदत है ना वो नहीं जाएगी आप कभी भी। वो कोई मौका नहीं छोड़ते आपको डिवाइड करने का, वो कोई मौका नहीं छोड़ते आपको गुस्सा दिलाने का। तो जब उन्होंने बाबर आजम की तारीफ की थी, वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं की थी, उन्होंने इंडिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, यह चीज़ उनका जो एम था वो ये था। अब वो चीज़ आउट ऑफ हैंड चली गई, वो उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया उस चीज़ पे, एक्सक्यूजेट कवर ड्राइव। देखें, कोई भी अगर मैं ये कहता हूँ कि यार अशाज मेरा बेटा जो है वो बैटिंग कर रहा है, वो शॉट मार रहा है, मैं उसको कहता हूँ यार वाह शाहिद आफरीदी जैसी शॉट मारी है इसने। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि अशाज शाहिद आफरीदी से बड़ा बैट्समैन है।
या बड़ा ऑलराउंडर है या बड़ा क्रिकेटर है। मैं सब ये कह रहा हूँ कि उसने जो वो शॉट खेली है, वो दैट पर्टिकुलर शॉट बहुत अच्छी खेली है उसने, ठीक है, सही है। ऐसा ही है। तो उसने भी वही कहा था उस वक्त। मैंने अक्सर जो है बच्चों से यही नहीं, देखा है वो आउट कि ऑफ हैंड कवर हो गई चीज वहां पे ना, हमारे वहां से वो चीज आउट ऑफ हैंड हो गई, वो चीज वहां से उसने आग पकड़ ली कि बाबर आजम की कवर ड्राइव। उसके बाद उसने अपनी कवर ड्राइव पे वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है, फर्दर, क्योंकि कवर ड्राइव खेलना जो है इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप क्रिकेटर हो, आपको पता है कि अगर बॉल हाफ वॉली आ रही है आपके पास, तो सबसे इजीएस्ट स्ट्रोक होता है कवर ड्राइव खेलना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एक मुश्किल बॉल पे कवर ड्राइव खेलना वो एक मुश्किल बात है, ठीक है। बाबर आजम ने अपनी जो थोड़ी बहुत बैटिंग आती थी उसको तबाह कर दिया कवर ड्राइव के चक्कर में। आप अगर पिछले 2-4 महीने की, बल्कि पिछले 2 साल की उसकी इनिंग्स उठा के देख लें, वो कितनी दफा कवर ड्राइव पे आउट हुआ है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि हर शॉट में कवर की तरफ खेलूं और मेरी मीडिया में तारीफ हो। और वो होता है ना, हंग्री फॉर लाइक्स लोग होते हैं ना, वो कोई भी बात कर देते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हाँ। तारीफ के लिए जो है वो बाबर आजम की तारीफें करना स्टार्ट कर दूं यहाँ पे कि यार मुझे 2-4 लाइक्स मिल जाएंगे बाबर आजम की तारीफ में। तो नहीं यार, आई एम सॉरी, मेरी एथिक्स ये नहीं इजाजत देती मुझे। लेकिन बाबर आजम का ये है कि उनको ना लाइक्स चाहिए होते हैं, वो उसी लाइक्स की तरह उनको फेम चाहिए होता है, ठीक है। उनकी कोशिश ये होती है कि वो पहले तो कवर ड्राइव मारें, उसके बाद कवर ड्राइव मारने के बाद इतनी देर पोज अपना मेंटेन करके रखें, बरकरार करके रखें, ताकि कैमरामैन जो है वो अच्छी से तस्वीर निकाल लें, पिक्चर्स ले लें और शॉट्स ले लें और ठीक है। तो यार ये इस चक्कर में वो आउट हुए हैं। अच्छा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस ये हुआ है। हाँ, आप शॉट्स मारें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप पेप्सी पिए, आपको स्ट्रांग लग रही है या नहीं लग रही है वो आपका मसला है, ठीक है। आप परफॉर्म करें। हमने कितने प्लेयर्स तबाह किए हैं बाबर आजम के चक्कर में, आपको अंदाजा नहीं है। कामरान गुलाम को हम चांस नहीं दे रहे इतने अरसे से। कामरान गुलाम डिजर्व करता है कॉल अप, साद डिजर्व करता है कॉल अप। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं, वो सिर्फ टीम में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आपने जो है अपनी टीम के अराउंड ऐसी पॉलिटिक्स बना दी है कि उनकी जगह नहीं बनती टीम में। अच्छा, बाबर आजम के साथ जो है उनकी पार्टनरशिप जो है, उनके जो साथ खेलने वाले प्लेयर्स होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा कौन है जो उनको सपोर्ट करते हैं बैटिंग में कि आप बैट करो और हमको शॉट देते हैं? यार बड़ा अजीब सा ये नहीं, क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है कि जैसे अगर हम क्रिकेट यार, खेल रहे हैं, देखिए, हम आप कहते हैं कि हमने अगर चांस दे रहे हैं कि कैप्टन यार है हमने ना, बॉल्स रोकी आपको और कहते हैं कि बस अब ये नेक्स्ट शॉट जो है वो बाबर आजम आपको मैं पाकिस्तान में, अगर आपका कि सवाल ये ग्रुपिंग बॉलर का है, कि ये बॉलर जो है, ये बॉलर उन्हें सूट करता है, इसकी बॉलिंग आपको जो है अगर वही करे। ग्रुपिंग का है, पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग है तो बिल्कुल ग्रुपिंग है। शाहीन का ग्रुप अलग है, बाबर और शाहीन का ग्रुप पहले एक था, फिर थोड़ा चेंज हो गया, फिर एक अभी शान मसूद का ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप्स तो हैं, ठीक है। अब शान मसूद लाइक नहीं करता बाबर आजम वालों को या उनको, ये देखिए, ये सारी बातें जो एलिगेशंस होती हैं, ठीक है, आप प्रूव नहीं कर सकते इन चीज़ों को, लेकिन ऑन स्क्रीन आपकी जो चीज़ें दिख जाती हैं। अब आप देखें 170 प्लस पे रिजवान बैटिंग कर रहा था, शान मसूद ने टीम को वापस बुला लिया। इट वॉज नॉट लाइक कि 4th डे ऑफ द टेस्ट मैच चल रहा है और आपको जो है वो ज़रूरी वापस आना है क्योंकि अपोजिशन को आउट करना है। एंड का नतीजा ये निकला कि आप मैच हार गए, ठीक है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि पार्टनरशिप जो है इनकी किस ठीक है, प्लेयर के साथ तो सबसे ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप रहती मैंने है? आपको दे दिया कि पार्टनरशिप इसकी सबसे ज़्यादा रहती है अच्छी रिजवान के साथ। रिजवान के चडी बड़ी हैं, तो रिजवान के साथ इनकी पार्टनरशिप अच्छी रहती है। और आपको याद होगा 152 नॉट आउट की जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी दोनों ने इंडिया के इंडिया के अगेंस्ट, अगेंस्ट में वो आज तक पाकिस्तानियों को याद है। और बिल्कुल। आई थिंक कि वो एंड तक पाकिस्तानियों को याद रहेगी कि दोबारा होने वाला नहीं है ऐसा, ठीक है। तो पाकिस्तान हर फील्ड में पीछे है, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हॉकी में, हर चीज़ में इस वक्त पाकिस्तान पीछे चला चुका है, जा चुका है। लेकिन खैर, तो बाबर आजम के बारे में मैं, अच्छा, बाबर आजम के साथ फिर एक को जो चीज़ आप कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे थे, तो जिम्बाबर का नाम बड़ा आता है बाबर आजम के साथ ना, तो वो आप नाम पड़ गया था जिम्बाबर का, ठीक है। तो जिम्बाबर का नाम उनको इंडियंस ने दिया था, ठीक है, लेकिन वो नाम इतना फेमस हो गया है कि एक मशहूर वेबसाइट है स्पोर्ट्स की, और नाम नहीं ले रहा मैं उनका,
उनको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी है। अच्छा, वो वेबसाइट भी इंडियन है, इंडियन ओन वेबसाइट है। उनको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी कि नहीं यार ऐसा नहीं है, बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलता, दूसरे टीम के खिलाफ भी खेलता है। ठीक है। अच्छा, अब मैनिपुलेटिव स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो उन्होंने बहुत बताई है उसमें। मैनिपुलेटिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कि यार देखो बाबर आजम के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ठीक है, ये नहीं बताया कि उन रन्स का फायदा क्या हुआ पाकिस्तान को, ये नहीं बताया कि उसमें से कितने रन्स जो हैं वो विनिंग फैक्टर में थे, कितने रन्स लूजिंग फैक्टर में थे, कितने रन्स ड्राइंग फैक्टर में थे। ये नहीं बताया कि उन रन्स के बेहस्ट पे पाकिस्तान को लॉस कितना हुआ, मैच में कितना पीछे हो गया पाकिस्तान वो रन स्कोर करने के चक्कर में। क्योंकि देखें टेस्ट मैच में अगर आपको ये लगता है ना कि अब स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, तो भाई वो दौर चला गया जब टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं होती थी। आप देखो श्रीलंका ने किस स्ट्राइक रेट पे स्कोर चेस किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, अगर वो स्लो खेलते वो मैच हार जाते, मैच ही हार जाते वो। क्यों? क्योंकि बॉलर्स हावी हो जाते हैं उन पे। ऐसा नहीं होने दिया निशंका ने मुसलसल क्या कहते हैं 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, वो एट टाइम्स 100 से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट था। खैर सेम चीज आ जाती है फिर आपकी उस पे एवरेज, और कि आपके एवरेज कितनी है, स्कोर कितना है आपने। ठीक है। अच्छा टेस्ट, अच्छा वनडे में जो सबसे बुरी चीज लगती है ना, सॉरी वनडे कह रहा हूँ, क्रिकेट में, वो लगती है एवरेज की कैलकुलेशन। जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग क्रिकेट में, वो बड़ी गलत है मेरे हिसाब से। हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नॉट आउट। ठीक है, मतलब अगर आप आउट नहीं हो रहे हो तो आपकी एवरेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से इस चीज को आपको एवरेज नहीं कहना चाहिए फिर, क्योंकि एवरेज वो होती है कि आप कितनी दफा बैटिंग करने आए, ठीक है, और आपने कितना स्कोर किया पर इनिंग्स आपका स्कोर कितना, ये एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, क्रिकेटर्स जस्टिफाई करते हैं इसको कि नहीं यार अगर रन ही कम है, बैट्समैन आउट नहीं हुआ तो उसमें उसकी गलती नहीं है। देखिए उसकी गलती नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकली फिर आपका जो फिगर होती है ना एवरेज की, मिसलीडिंग हो जाती है। ठीक है जी, ऐसा ही है। 3900 प्लस रन हैं बाबर आजम के वनडे सॉरी टेस्ट में। ठीक है, अभी 4000 करने का उनके पास मौका था जी बिल्कुल ऐसा ही बांग्लादेश के अगेंस्ट। ठीक है, जस्ट उनको 38 रन चाहिए थे, 38 रन चाहिए थे, वो नहीं कर सके। ठीक है। हाँ। और आप अगर एवरेज देखें उनकी इसमें टेस्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा बता रहा होगा। अगर हम उसको डिवाइड करें, उनकी 98 इनिंग्स हैं आई गेस, उससे तो उनकी एवरेज बहुत लो हो जाती है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बात ये है कि इनकी कितनी 56 की एवरेज है, 54 की एवरेज है। ठीक है, 54 की इनकी एवरेज क्या जो इनका है, अगर हम इनकी नंबर ऑफ इनिंग्स इनको देखें तो वो फिर बहुत कम हो जाती हैं वो। ठीक है, लेकिन नॉट आउट्स की वजह से उनकी एवरेज जो है वो ज़्यादा बता रहा है। तो ये कुछ मसले मसाइल होते हैं क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो फिर वो गलत बताते हैं, फिर वो बताते हैं एवरेज इसकी इतनी है, इसमें एवरेज इतनी है। यार एवरेज तो है, विनिंग एवरेज क्या है? बिल्कुल ऐसे ही विनिंग एवरेज क्या है आपकी? वो देखी जाती है। अच्छा नेक्स्ट जो कैप्टनसी है वो आप किसको देखते हैं, कौन होना चाहिए और कौन सुटेबल रहेगा पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए खेले? यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला यह है कि हर जाने वाली हुकूमत जो है ना वो उस नई हुकूमत से बेहतर ही लगती है। ठीक है, तो अभी मेरी नज़र में पाकिस्तान को अगर किसी को कैप्टन बनाना चाहिए तो जो डिजर्व करता है कैप्टनसी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कैप्टन नहीं कोई भी नहीं है, मतलब कोई कैप्टन ही ना हो, कोई मतलब आप कैप्टन ये नहीं कह रहे है, हैं? कोई कैप्टन नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करो। ठीक है, 97 में ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टनसी खत्म कर दी थी। कैप्टनसी खत्म करने का मकसद ये था कि वो मैच से पहले कैप्टन अनाउंस करते थे, टूर से पहले अनाउंस नहीं करते थे। ठीक है, आप देखो 99 पे आके वो स्टीव वॉ के साथ जुड़े, स्टीव वॉ और मार्क वॉ और स्टीव वॉ, मार्क वॉ थे पहले अपने कैप्टन। ठीक है, कहाँ ले गए उनको? ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी नई चीज़ की, ऑस्ट्रेलिया ने T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो 2019 में मेरा ख्याल है उन्होंने एक डिसीजन लिया था बोर्ड ने, उन्होंने तीनों कैप्टन अलग कर दिया। वनडे का कैप्टन अलग, टेस्ट का कैप्टन, T20 का अलग था। इंडिया ने तो इंतहा कर दी थी। इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया एक दफ़ा
एक साथ इंडिया की टीम 2 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, ठीक है। एक मैच जो है वो साउथ, अब मुझे याद नहीं है किस टीम के खिलाफ था, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। कहने का मकसद ये था, उन्होंने टीम ही चेंज कर दी थी। उनकी वनडे की टीम टोटली अलग थी, T20 की टीम टोटली अलग थी। तो वो इतने कैपेबल थे कि वो एक साथ जो है 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक टीम के साथ वनडे खेल रहे हैं, एक टीम के साथ T20 खेल रहे हैं, सेम टाइमलाइन में। उनके पास बैट्समैन भी हैं और अब बॉलर्स भी बहुत बेहतर हैं इंडिया के यार पास। बात तो आ जाती है आपकी थिंक टैंक पे आ जाती है बात, ठीक है। सिर्फ जो है ना बॉलर बैट्समैन नहीं आती, आपका थिंक टैंक क्या कर रहा है। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। इससे भी बुरा। है ना, आपके पास सरफराज अहमद आ जाता है इस वक्त, ठीक है। सरफराज I know अहमद उसकी फिटनेस बड़ी अजीब है, और यहाँ बात करेंगे फिटनेस के लिए। यार फिटनेस की आप क्या पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, चोरी दामन का साथ है हमारे फिटनेस का। हमारे यहाँ प्लेयर्स जाते हैं, वो आर्मी के कैंप में जाते हैं, वहाँ जाके इंजर करके आ जाते हैं खुद को। ये बात शायद हम कर चुके हैं पहले। जी, आई थिंक ये वाली बात हम कर चुके हैं। खैर मतलब उनकी फिटनेस है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिटनेस के लिए हमारे एक और भी प्लेयर हैं जो फिटनेस के लिए तो नहीं माने जाते हैं, वो नाम मुझे जहन में नहीं है उनका। आई थिंक मोहसिन खान जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उनके बेटे। नहीं यार, मोहसिन खान का तो बेटा नहीं है। आजम खान की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मोइन खान के बेटे हैं। अच्छा सॉरी, मोइन, ठीक है, मोइन खान के बेटे हैं। सर फिटनेस के आपने कोई वो लोग फॉलो करते हैं आपके आइकॉन्स को, ठीक है। आपके आइकॉन्स जिस तरीके के एथिक्स जो हैं वो सेट करेंगे अपने लिए, लोग उनको फॉलो करते हैं। आपने कभी सेट ही नहीं किया अपने लिए एक फिटनेस का आइकॉन। फिटनेस को कभी इंपॉर्टेंस दी नहीं आपने क्रिकेट में। नहीं, क्रिकेट एक लेजी मैन्स गेम है, ठीक है। लेजी मैन्स गेम में इसलिए कह रहा हूँ क्रिकेट, देखिए मेरा फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, ठीक है। वैसे फुटबॉल से मुझे पसंद है क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है क्रिकेट, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। लेजी मैन स्पोर्ट है क्रिकेट। आप जो है मतलब वो लेवल आप फिटनेस का अगर मेंटेन ना करें तो भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप अपने आप को बल्क अप कर लें, आप खाते रहें, आपको जो दिल में आ रहा है आप खाएं, आप फैट हो जाएं, पावर आप अपने जनरेट कर लें, उस पावर के बलबूते पर आपको पाकिस्तान टीम में जगह मिल जाएगी और कहीं मिले ना मिले, ठीक है। मतलब फिटनेस पे नहीं मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान में फिटनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कनेक्शन नहीं हो तो भले आप अब्दुल समद की तरह परफॉर्म करो, आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब्दुल समद ने अभी 65 रन परफॉर्म किए, जैसे कि मैंने बताया 65 रन इन 25 बॉल उन्होंने स्कोर किए, अपनी टीम को एक विनिंग एज दी ना, ठीक है। इतने रन बनाए कि ऑपोजिशन जो है वो डर गई, घबरा गई, एक मेंटल ब्लॉक हो गया ऑपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन ही पाकिस्तान की ऑपोजिशन है, उनको पता है 300 प्लस रन बन गया तो हमने नहीं बनाने, नहीं बनते हमसे इतने ज्यादा रन, ठीक है। इतने ज्यादा रन कौन बनाएगा एक मैच में, ठीक है। पूरे साल के रन बता दिया आपने उनको, तो फिर वो उनको, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके लिए, लेकिन उसका कहीं नाम ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है उस चीज़ का, उस बंदे का कहीं जिक्र नहीं है पूरे इसमें मीडिया कैंपेन में। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है, ये तो हमने आज डिस्कशन करा बाबर आजम की कैप्टनसी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, उनकी स्ट्राइक रेट, इन सब का हमने डिस्कशन किया। जो कल एक हमारा मैच होने वाला है हॉकी का अगेंस्ट इंडिया, हॉकी तो यार हॉकी में उम्मीद नहीं रखें ज़्यादा। पाकिस्तान अपने लास्ट 16 मैचेस में से एक भी मैच नहीं जीत सका। लास्ट टाइम 2016 में आप जीते थे उनके खिलाफ, दैट वाज द फाइनल ऑफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो, ठीक है। बट दैट वाज 8 इयर्स अगो। उसके बाद आप एक भी मैच नहीं जीत सके हैं इंडिया से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। सबसे पहली आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, आपके कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपके प्लेयर्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं मिल रही हॉकी को इतनी, ठीक है। हॉकी को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे इतने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस ही नहीं होते। स्पोर्ट्स में आप इम्प्रूव तब करते हैं जब आपके मैचेस हो रहे हो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। आपके बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्पोर्ट्स हो ही नहीं रहे, फिर आप नहीं परफॉर्म कर पाते, ठीक है। खैर
तो उसके लिए यही चाहिए होगा आपको कि आप जो है बड़ी टीम से अगेंस्ट टूर्नामेंट रखें, इंडिया के अगेंस्ट आप मैचेस खेलें, ठीक है, अपनी पॉलिटिक्स को साइड में रखें, तब जाके परफॉर्म करेंगे, तब जब आगे जीतेंगे। चलें, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह कि कल क्या सेमीफाइनल होता है। पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है। हॉकी में हम बताता चलूँ आपको, जी। पाकिस्तान ने चाइना जो वर्ल्ड 26 रैंक है उनको हरा दिया, 5-1 से हराया, ठीक है। तो उसमें 2 गोल्स जो थे वो शाहिद ने किया, शाहिद हन्नान ने किए, 1 गोल जो है अब्दुल रहमान ने किया, 2 गोल हन्नान ने किए। तो उससे मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने सॉरी कोरिया वाले मैच के लिए कि नहीं जीत पाएगा वो, लेकिन पाकिस्तान जब वो जीत गया पाकिस्तान मैच, तो फिर चाइना वाले मैच में मुझे उम्मीद थी, क्योंकि चाइना एशिया की सबसे लोएस्ट रैंक टीम है, तो उससे तो मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत वो तो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा, उम्मीद है। और लेकिन इसमें खुशहाल बात ये थी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि क्वालिफाई किया, बल्कि अच्छे मार्जिन से हराया चाइना को, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और 3 गोल आपने जब फाइनल क्वार्टर में आके किए, तो उसमें आपका एक मतलब कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट था, कॉन्फिडेंस बूस्ट था उसमें। उसके अलावा पेनल्टी स्ट्रोक्स भी आपने बहुत डिफेंड किए, उससे आपको गोलकीपर को भी बहुत जो है अहमद भट्ट जो हमारे गोलकीपर हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिली होगी, उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आया होगा उनके लिए। तो सॉरी। खैर उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल जो 16 को है हमारा, हम वो जीतेंगे, सेकंड या थर्ड नंबर पे हमारी टीम आएगी, जो अभी तक के हालात चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया से जीतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिया एक अलग लेवल पे, होप फॉर द बेस्ट के हम जीत इंडिया जाएं। एक अलग लेवल पे खेल रहा है यार। अभी इंडिया ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीत के आया है, ठीक है, जहाँ पे बाय द वे नेदरलैंड ने हिस्ट्री कायम की है, और नेदरलैंड्स की मेंस और वुमेन्स दोनों टीम्स ने जो है वो गोल्ड हासिल किया है अभी ओलंपिक्स में जो हुए थे। तो इंडिया ने वहाँ पे ब्रॉन्ज हासिल किया है, और आप जो है पिछले 3 दफ़ा से मुसलसल मतलब पिछले 6-7 सालों से क्वालिफाई ही नहीं कर पाए ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत एक बेइज्जती वाली बात है यार हॉकी के लिए कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, हॉकी के हमारे तो पास जो फैंस हैं, फैन फॉलोइंग पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब आई थिंक के फैन फॉलोइंग उनके ठीक है, सारा मार्केटिंग का गेम है, ठीक है। जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। आपके एड्स जो हैं वो सारा दिन अगर चल रहे होंगे इसके क्रिकेट के। तो आपके जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो सिर्फ आपके क्रिकेटर्स को ले रहे होंगे एज पर्सनालिटीज, ब्रांड्स के लिए, ब्रांड एसोसिएशंस के लिए, तो फिर हॉकी पीछे रह जाती है ना। फिर हॉकी में आपको चार्म भी नहीं नज़र आता, ठीक है। फिर आपने जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म कर दिए थे, जिसका मैंने जिक्र कर चुका हूँ पहले भी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स ये बेचारे कामरान गुलाम जैसे, सॉरी कामरान गुलाम कह रहा हूँ, ये अपने अब्दुल समद जैसे प्लेयर्स जो पहले थोड़ा बहुत कमा लेते थे बेचारे, वो भी नहीं कमा पा रहे थे। इमरान खान से हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो आके स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, उन्होंने आके एक माइंडलेस फ्रीक जो है आपके रमीज़ राजा, जिनके लिए यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा था कि इनको आप इंग्लिश का टीचर तो बना सकते हैं, लेकिन इनसे क्रिकेट जो है आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये बंदा जो है क्रिकेट की एनालिसिस करके बताएगा आपको। यार वो बंदा, मैं उसकी एनालिसिस देखता हूँ, उसका यूट्यूब चैनल है, आप कभी खोल के देखें उसका यूट्यूब चैनल, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये क्या बंदा, ये कभी क्रिकेट पे खड़ा हुआ है? जिस तरीके की बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है ये, जिस तरीके की चीज़ों को ये सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से बाबर आजम की वो कहता है कि अभी गालियाँ दे रहा है बाबर आजम को, ठीक है। अभी आप देखिएगा अगर बाबर आजम की कोई 150 हो जाए सिर्फ कहीं किसी में, देखिएगा कैसे तारीफों के पुल बांध देगा ये बाबर आजम के लिए। तो गोल्ड फिश वाली मेमोरी है उनकी, हमारी नहीं है यार गोल्ड फिश वाली मेमोरी, कि हम जो है वो थोड़ी देर में भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ था, कहाँ से हम किन क्या कहते हैं कौन से जुल्म बर्दाश्त करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये चीज़ें नहीं होती यार हमसे। तो लेकिन वो उनको क्या होता है, मसला उनका वही होता है कि वो ना कुछ लाइक्स के लिए बस वो जो है ना अपना ज़मीर भेज देते हैं, ठीक है, कि बस उनको लाइक्स मिलने चाहिए। ये वही रीज़न है इसके लिए वो बाबर आजम जो है ना अपनी कवर ड्राइव खेल के वो पोस्ट करने लग जाता है, ठीक है। खैर मकसद ये था कहने का कि हमने स्पोर्ट्स को तबाह किया, ठीक है, अब स्पोर्ट्स थोड़े रिवाइवल की तरफ आ रही है, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि अरशद नदीम जो थे उनको अब ऐसे नहीं पेश करें आके कि अरशद नदीम को किसी ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया, उसको बहुत सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। हाँ ये दुरुस्त बात है कि जब डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स आपने ख़त्म कर दिए थे तो अरशद नदीम की सपोर्ट कुछ ख़त्म हो गई थी कुछ हद तक, लेकिन स्पॉन्सर्स तो नहीं गए थे ना फिर भी,
ठीक है, स्पॉन्सर तो फिर भी नहीं गए थे। तो लेकिन हाँ ये है कि वाबदा की जॉब उसकी चली गई थी और कुछ मसले मसाइल हुए थे, अब वो वापस मिल गई है उनको। तो डिपार्टमेंट स्टोर्स खत्म करने से नुकसान जो है आपकी हर स्पोर्ट्स को हुआ, ठीक है। वो आपके फुटबॉल को नुकसान हुआ, नहीं फुटबॉल के अराउंड कितना बड़ा फियास्को हुआ कि अभी 2 फेडरेशन उभर के आ गई एक ही मुल्क में, ठीक है। फीफा ने जो है वो बैक करने से इनकार कर दिया आपको। अभी जो एशियंस कप हुआ है, यूथ टूर्नामेंट जो हुआ है, पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेज सका उसमें, किस वजह से? फंड्स नहीं थे हमारे पास फुटबॉल की टीम में। अभी जुलाई में जो है वो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि यार हम जो है वो यूथ एशियन चैंपियनशिप जो हो रही है फुटबॉल की उसमें नहीं भेज सकते टीम। बांग्लादेश ने वो टूर्नामेंट भी जीता और डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को हरा के जीता। तो मतलब एक मैसिव अचीवमेंट था उनके लिए कि सेमीफाइनल में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को हराया, फाइनल में भी नहीं, सेमीफाइनल में, ठीक है। तो फाइनल में उन्होंने नेपाल को हराया आई थिंक। तो एक मैसिव अचीवमेंट था उनके लिए। और द सेम गोस कि भाई अगर आप परफॉर्म करें, मेहनत करें तो आप भी जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मार्केटिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मार्केटिंग अगर आप नहीं करेंगे स्पोर्ट्स की तो उनको लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। और ये तो हमारा एक नेशनल गेम है हॉकी, तो हमारा हाँ। बट डेफिनेटली इसको तो प्रमोट होना ही चाहिए था, बट उस लिहाज से उसकी प्रमोशंस नहीं हो रही है। हाँ, आपने भुला दिया है इसको, स्पोर्ट्स को आपने रेलिक ऑफ द पास्ट बना दिया। पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो एक रेलिक ऑफ द पास्ट बन के रह गई है। कि पास्ट में टीम्स डरती थी कि जब समीउल्लाह द फ्लाइंग हॉर्स आएगा तो कौन उसको पकड़ पाएगा, कौन सा डिफेंडर उसको रोक पाएगा। तो हम जो हैं ओलंपियंस थे, हमारे उनके नाम थे। देखो ओलंपियन बनना आम बात नहीं होती, ठीक है। अभी मैंने देखा था कुछ क्रिटिसिज्म चल रहा था ओलंपियंस के ऊपर कि वो बंदा स्विमिंग कंपटीशन में गया, हमारा लास्ट नंबर पे आया, तो बंदे जो है ना वो जो दो क्या कहना चाहिए, अपने टर्म्स जहन में नहीं आ रही कि यार ये जो रात के टाइम पे जो है और अपने काउचेस पे बैठ के और तनकीद कर रहे होते हैं उन पे, स्पोर्ट्समैन पे, कभी उन्होंने जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो कदम भी नहीं रखा होगा, ठीक है। तो उसको पता भी नहीं होता होगा कि ये स्विमिंग पूल्स जो हैं वो उसमें कितने तरीके होते हैं, कंपटीशन के कितने तरीके होते हैं, आपकी गहराई कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, मतलब ये सारी डिटेल नहीं, डिटेल तो छोड़ो, उनको यही नहीं पता होता कि स्विमिंग के कंपटीशन कितने तरीके के होते हैं। उसको ये भी नहीं पता होगा बटरफ्लाई स्ट्रोक किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो बंदे तनकीद कर रहे होते हैं हमारे स्विमर्स पे, ओलंपिक स्विमर्स पे, जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भाई आपकी इतने बड़ी आबादी में से 7 बंदे क्वालिफाई कर सके हैं टोटल ओलंपिक्स के लिए, आप उन पे तनकीद कर रहे हो। समझ नहीं आती ये तनकीद। और एक बंदे नीचे लिख रहा था कि यार वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है और क्वालिफाई किया उसने। ओ भाई मेरे, बिग बॉस देखना बंद कर दो, बिग बॉस नहीं चल रहा, ओलंपिक्स है, ठीक है। इसके अंदर सल्लू भाई को पसंद आ रहे हो आप, इसीलिए नहीं बुलाते, आपको वाइल्ड एंट्री देते, वाइल्ड कार्ड एंट्री देते। आप जाहिर सी बात है किसी मसले की वजह से दिखानी होगी तभी तो फिर जो क्वालिफायर होगा, जिसने क्वालिफाई किया होगा, किसी मसले की वजह से वो नहीं आ सका, तो नेक्स्ट इन लाइन जो होता है वो आ जाता है। ये होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये नहीं होती कि मुझे आप पसंद हो, मेरे चचा के बेटे हो आप, आपको मैंने बुला लिया कि अम्मार यार एक जगह बन रही है, आ जा, तुझे मैं जगह दिला देता हूँ। हाँ। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ये चल रहा है वहां पे ओलंपिक्स में जो है ना, वो जो फ्रेंच कमेटी है वो कॉल करके दिया, सीनियर वी हैव अ प्लेस फॉर यू, बिकॉज़ समवन लेफ्ट, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा डिस्कशन रहा वो हमारा मेन था बाबर आजम के टॉपिक था, और बाबर आजम के फैंस को वो इतना पसंद शायद ना आया हो, उनके मतलब ये सारी बातें उनको पसंद ना आया हो, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हमारे, ये फैक्ट्स बेस जो ना सारी डिस्कशन है। आपके जो ओपिनियंस जो मैंने दी, देखें वो हैं ओपिनियंस एट द एंड ऑफ द डे हमारा, लेकिन एक फैक्ट के बेस पे बेस्ड हैं ओपिनियंस। और जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं आप उन्हें फैक्ट चेक कर सकते हैं, यू आर फ्री। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट, जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 129 है, तो आप मान लें मेरी बात, यू कैन चेक। अगर ठीक है मेरी बात नहीं माने आप, ठीक है, आप चेक कर लें, आप फैक्ट चेक कर लें,
उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। देखिए, मैं चेंज भी नहीं करने आया, मेरा यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि मैं बाबर आजम के फैंस को ये कहूँगी यार बाबर आजम को सपोर्ट करना छोड़ दो। यार आप करना चाहते हो हमारा उससे मोस्ट वेलकम, लेकिन कहना अनफॉर्चुनेटली चाहिए कि तनकीद बिल इस्लाह। कल्ट नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज़ को। कल्ट ये होता है जिस तरीके के आजकल कल्ट चल रहे हैं कि यार आपका जो लीडर है आप उसके खिलाफ बात सुन ही नहीं सकते, ये होता है कल्ट। क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी चीज़ का, ये होता है कल्ट। तो कल्ट नहीं बनाना चाहिए आपको, ठीक है। कल्ट मेंटालिटी से बाहर आए, ओपन माइंड रखें अपना, जो आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एग्री करें हमारे एनालिसिस से, ठीक है, लेकिन जो हम फैक्ट्स बता रहे हैं उनको आप फैक्ट चेक कर सकते हैं और तनकीद पे सोच जरूर सकते हैं एटलीस्ट आप। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो है वो करेंगे प्रोग्राम, पॉडकास्ट नेक्स्ट करेंगे हम हॉकी से रिलेटेड करेंगे, फुटबॉल से रिलेटेड करेंगे, बट प्रायोरिटी हमारी फुटबॉल होगी नेक्स्ट, कि हम वो फुटबॉल को कवर अप कर सकें इंशाल्लाह। बहुत और ज़्यादा उसके हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे व्यूवर्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वो भी चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो यंगस्टर हैं, वो जानना चाह रहे हैं फुटबॉल को। हाँ, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अभी हम जिक्र कर रहे थे इसका फिटनेस का, तो हॉकी जो है उसमें फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हाँ एग्जैक्टली फुटबॉल, एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हॉकी में आपके हाथ में स्टिक होती है। ग्राउंड भले छोटा होता है फुटबॉल से, स्टिक आप हॉकी स्टिक लेके आपकी कमर बैंड हुई भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और हॉकी अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है जब से उन्होंने 2 हाफ खत्म करके और 4 क्वार्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है हॉकी की फॉर्मेट्स। खैर, हम हॉकी की भी बात करेंगे, फुटबॉल पे बात करेंगे, प्लस में फ्यूचर सीरीज आ रही हैं हमारी, उन पे हम बात करेंगे कि फ्यूचर में अभी नेक्स्ट थर्सडे पे इंग्लैंड और सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का होम सीरीज है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के बाद T20 टेस्ट प्लस T20 है, 2 टेस्ट 3 T20 है उसमें, तो वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। इंशाल्लाह T20 कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक लाइव सेशन रखें, इंशाल्लाह। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो अभी पाकिस्तान की आने वाली सीरीज़ है उस पे तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर दिन के बाद एनालिसिस रखूँगा, ठीक है। इंडिया में हर दिन के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पोस्ट मैच एनालिसिस ही रखेंगे उसमें, लेकिन पोस्ट एनालिसिस ही करेंगे। लेकिन क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तान की सीरीज़ है वो भी हमारी होम सीरीज़ है, वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड है, तो कोशिश करेंगे कि उसमें जो है हम हर दिन के बाद जो है टेस्ट मैच के हर दिन के बाद उसको कवर करें। फिर हमारी अगली सीरीज आएगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आफ्टर इंग्लैंड, लेकिन उसमें अभी टाइम है, शायद नवंबर में है। होप आपको जो है ये पॉडकास्ट, हमारी ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैनिएक आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप एग्री करते हैं एनालिसिस के साथ या नहीं करते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।